तो बिल्कुल ही बहुत इजी कंसेप्ट होने वाला है। ये है तटस्थता की अवधारणा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जिसमें हम जानेंगे कि तटस्थता क्या होती है, उसके काइंड्स हम पढ़ने वाले हैं एंड उसके करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कानून में तटस्थता एक आधारभूत सिद्धांत है। यह युद्ध के समय उन राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है जो संघर्ष में शामिल नहीं है, और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के क्षेत्र को सीमित करना और शांति बनाए रखना है। यह केवल एक मौन रहने की स्थिति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों एवं कर्तव्यों का एक जटिल समूह है। तो कहने का मतलब ये है कि तटस्थता वो क्या होती है। मान लो ए और बी कंट्री के बीच क्या हो रहा है, वॉर चल पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में कह रही है कि राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। कौन से? उन राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है जो संघर्ष में शामिल नहीं है। तटस्थता करती है ये। ए और बी के बीच युद्ध हो रहा है और सी वो कंट्री है जिसके व्यवहार को तटस्थता नियंत्रित करने वाली है। यानी कि वो क्या कर रहा है, सी कंट्री ना तो ए को मदद दे रहा है ना तो बी को मदद दे रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को तटस्थ रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये क्या है, एक तटस्थ स्टेट है। ठीक है। तो यहाँ पर है कि इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के क्षेत्र को सीमित करना और शांति बनाए रखना है। तो ऐसा जो सी स्टेट है वो क्यों कर रहा है, ताकि अगर वो ना इसको मदद देगा ना इसको मदद देगा तो ऐसे में क्या होगा, जो युद्ध है उसका दायरा भी नहीं बढ़ेगा एंड शांति भी विश्व में बनी रहेगी। तो यह केवल एक मौन रहने की स्थिति नहीं है। अब जो सी कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौन है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही अधिकारों और कर्तव्यों का एक जटिल समूह है। तो सिंपल सी हमारी परिचय दिया था हमने। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा इसके अगले कंसेप्ट के बारे में, जहाँ है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब जो है वो है उदासीनता। और युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से भाग ना लेना। ना तो हम ए की पक्ष की ओर से भाग लेंगे ना तो हम बी की ओर से भाग लेंगे। हम जो है सी कंट्री कैसी रहेगी, तटस्थ रहेगी, ना तो इसकी साइड जाएगी ना तो इसकी साइड जाएगी। भाई हम भाग नहीं लेंगे इन दोनों में। यानी कि हम युद्ध में ही भाग नहीं लेंगे। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से इन दोनों को मदद नहीं देने वाले हैं। ये कौन कह रहा है? सी, यानी कि तटस्थ कंट्री। तो तटस्थता जो है उसका अर्थ जो है निष्क्रियता नहीं है। तो इसका मतलब जो है वो निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से जो सी कंट्री है वो निष्क्रिय हो चुकी है, कुछ भी काम नहीं करी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में। ये बोल रहे हैं कि युद्ध कार्यों को सक्रिय अथवा निष्क्रिय किसी भी प्रकार की सहायता न पहुंचाने से है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि जो सी कंट्री है वो दोनों देशों, मतलब जिन कंट्रीज़ के बीच युद्ध चल रहा है, चाहे वो ए और बी के बीच चल रहा हो सकता है कि कोई और कंट्री भी इसमें शामिल हो। तो जो हमारा सी कंट्री यानी कि जो थर्ड कंट्री है, कोई और कंट्री, तीसरी कंट्री, इन दोनों को जो है किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय या निष्क्रिय रूप से मदद नहीं देगी। अब जान लेते हैं कि न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या होता है। तो न्यूट्रलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द न्यूटर से निकला है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह दोनों में से कोई भी नहीं। सिंपल, ना ए ना बी, भी हमारे को कोई भी नहीं चाहिए। ना तो हम ए की साइड जाएंगे ना तो हम बी कंट्री की साइड जाएंगे। युद्ध जो लड़ रहे हैं हमने लड़ना ही नहीं है। हमने जो अपने राष्ट्र हितों को ऊपर रखना है, बिल्कुल अलग रहेंगे हम, क्योंकि ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है अगर हम दोनों में से किसी की भी मदद कर ले। तो सरल शब्द में, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध हो रहा हो और तीसरा देश इस युद्ध से खुद को अलग रख रहा है, तो उसको कहते हैं कि ये क्या है भाई, ये जो है वो न्यूट्रल स्टेट है। सिंपल, समझ आ गया होगा अब आपको, कोई और कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो अब चलते हैं हम आगे, विद्वान क्या कहते हैं। यानी कि अलग अलग विद्वान थिंकर्स के व्यू होते हैं, इनकी डेफिनेशंस जो है वो आपको लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओपेनहाइम के अनुसार। वो कहते हैं कि जो तटस्थता है वो युद्धरत देशों के प्रति किसी तीसरे देश द्वारा अपनाई गई निष्पक्षता का वह रवैया है। कि जो तटस्थता है वो युद्धरत जो देश है, इन देशों के प्रति किसी तीसरे देश द्वारा अपनाई जाने वाली निष्पक्षता का एक ऐसा रवैया है जिससे युद्धरत पक्ष मान्यता देते हैं। यानी कि वो ना इसकी मदद कर रहा है ना इसकी मदद कर रहा है, और इसको ये भी मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ये तटस्थ है। और मान्यता जो है बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। तो यह तटस्थ राज्यों और युद्धरत पक्षों के बीच विशिष्ट अधिकारों का उत्पन्न करता है। यानी कि इससे क्या होता है, ये युद्धरत जो कंट्रीज़ है और ये तटस्थ जो कंट्री है, इन दोनों के बीच कुछ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न करता है। कौन? ये तटस्थता। ठीक है, इसके कारण से इनके बीच कुछ अधिकार और कर्तव्य सृजित होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि जो ये ए और बी युद्धरत कंट्री है, ये जो है अपने क्षेत्र का मतलब कि अपने क्षेत्र से बाहर आकर सी कंट्री के क्षेत्र में नहीं घुसेगी। ये जो सी कंट्री है वो पूरी तरीके से तटस्थ है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगी, इसके क्षेत्र का उपयोग नहीं करेंगे। और अगर ऐसा ये कंट्री करती है, अगर ऐसे कार्य को अंजाम देती है, तो ऐसी स्थिति में जो अगर सी कंट्री भी क्या करती है, अपनी रक्षा करने के लिए सैन्य कार्यवाही करती है, तो इस सी कंट्री के द्वारा की गई कार्यवाही को ये नहीं माना जाएगा कि वो भी युद्ध में शामिल है, क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए ऐसा किया है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ अधिकार एवं कर्तव्य हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि दोनों के बीच है। सिंपल। तो अब चलते हम नेक्स्ट जो है हमारे लॉरेंस के द्वारा जो कहा गया है। तो लॉरेंस कहते हैं कि उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि तटस्थता उन राज्यों की स्थिति है जो युद्ध के समय संघर्ष में भाग नहीं लेते। कौन सी कंट्री? सी कंट्री। जो युद्ध के समय क्या कर रही है, वो संघर्ष में भाग नहीं ले रही है, बल्कि युद्धरत पक्षों के साथ शांतिपूर्ण संबंध जो है वो बनाए रख रहे हैं, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। यानी कि वो डायरेक्टली अगर इन दोनों के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, मतलब मान लो एक ए कंट्री का वो साथ देते हैं, तो वो बी के दुश्मन हो जाएंगे, बी का साथ देंगे तो ए के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन उन्हें फ़ायदा जो है वो दोनों से चाहिए। ऐसी स्थिति में वो दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए वो युद्ध में शामिल ही नहीं होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखते हैं। ठीक है, तो यही वो लॉरेंस यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तटस्थता उन राज्यों की स्थिति है जो युद्ध के समय संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि युद्धरत पक्षों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। अब नेक्स्ट इसके 3 अनिवार्य तत्वों को देख लेते हैं जो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं पहले भी। पहला है निष्पक्षता का दृष्टिकोण, यानी कि युद्ध में किसी भी पक्ष का समर्थन न करना। कौन? सी कंट्री। जो मैंने बोल दिया कि ए और बी किसी की साइड नहीं ले रही है, ना ए की साइड ले रही है ना बी की साइड ले रही है। और उसके बाद मान्यता, यानी कि ये जो युद्धरत कंट्री है वो सी जो कंट्री है इसकी तटस्थता को मान्यता दे रही कि हाँ भाई तटस्थ है ये कंट्री। ठीक है, उसके बाद है अधिकार और कर्तव्य। अब जो मैंने बात की, इनके बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ उत्तरदायित्व भी आ जाते हैं कि इसको इसकी उसमें नहीं जाना है, क्षेत्र में नहीं जाना। अगर ये जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर ये युद्ध करता है तो ये नहीं माना जाएगा कि इसने युद्ध किया है। और बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ प्रकार के बारे में, जो क्लास जिसको हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो क्या है इसके प्रकार, इसका स्वरूप, तो उसको जान लेते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है शाश्वत और चिरस्थायी तटस्थता। शाश्वत होता है हमेशा के लिए, चिर भी होता है हमेशा के लिए, स्थायी तो आपको पता है जो स्थायी रहेगा हमेशा के लिए, तो यानी हमेशा के लिए स्थायी। ऐसी तटस्थता जो हमेशा रहने वाली है, नाम से पता चल रहा है। तो वो कौन सी तटस्थता है? तो यह तटस्थता का वह रूप है जिसमें कोई राज्य विशेष अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से, मान लो उसने कोई कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि कर दी है पहले, तो उसके माध्यम से खुद को स्थायी रूप से तटस्थ स्वीकार कर लेता है, मतलब हमेशा के लिए कि अगर अभी युद्ध होता है या भविष्य में युद्ध होता है तो हम भाई युद्ध में तटस्थ रहेंगे, हमेशा किसी की साइड भाग नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता है कि ऐसा राज्य न केवल वर्तमान युद्ध में जो अभी चल रहा है, बल्कि भविष्य में होने वाले सभी संभावित युद्धों के लिए भी क्या करता है, अपने आप को तटस्थ रखता है। तो अन्य राष्ट्र इसकी तटस्थता का सम्मान करने और इसकी सीमाओं की रक्षा करने की भी गारंटी देते हैं। ठीक है, कि हम तुम्हारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता इसी श्रेणी की मानी जाती है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपको इसको इंक्लूड कर देना है कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी तटस्थता कैसी है, कि अभी तक बनी हुई है कि अगर कोई भी युद्ध आता है तो हमेशा वो क्या रहने वाला है, ना इसकी साइड लेगा ना इसकी साइड लेगा, वो हमेशा तटस्थ रहने वालों में से है। ठीक है, यानी कि परमानेंट वो क्या है, तटस्थ है हमेशा के लिए। तो अब उसके बाद पढ़ लेते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ तटस्थता, वो है स्वेच्छा प्रेरित तटस्थता। स्व यानी अपना, इच्छा यानी अपनी इच्छा, यानी स्व मतलब अपनी, इच्छा तो आपको पता है जो इच्छा होती है, प्रेरित यानी अपनी इच्छा से प्रेरित। तो अब नाम से पता चल रहा है कि स्व इच्छा प्रेरित तटस्थता, यानी कि अपनी इच्छा से जो हम तटस्थ रहे हैं। कोई कंट्री अगर क्या करती है, कोई कंट्री अपनी इच्छा से तटस्थ रहती है तो उसको कहते हैं स्वेच्छाचारित तटस्थता। यदि कोई राज्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के समय निष्पक्ष रहने का निर्णय लेता है
और किसी बाहरी संधि या समझौते से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसने कोई संधि की है या कोई पहले उसने कोई समझौता किया है उसके द्वारा वो बाध्य है ऐसा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी इच्छा से सोच रहा है कि नहीं, मुझे अपने राष्ट्र हितों के लिए इन दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करनी है, अपने आप को तटस्थ रखना है, दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने, अपने हितों को बढ़ावा देना है भाई। तो उसको कहते हैं स्वेच्छा प्रेरित तटस्थता। तो विशेषता क्या है कि राज्य अपनी विदेश नीति और सुरक्षा हितों को देखते हुए स्वयं यह घोषणा करता है कि वह किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा दोनों में क्या है। पहला है शाश्वत, हमेशा के लिए, ठीक है, जिसने डिसाइड कर लिया पुरानी कोई संधि वगैरह के माध्यम से कि अब के बाद हमेशा जो है कोई भी युद्ध हो जाए, अभी हो जाए चाहे भविष्य में हो जाए, मैं तटस्थ रहूँगा। और दूसरा है स्वेच्छा प्रेरित तटस्थता। इसमें क्या है कि स्वेच्छा, अपनी मर्जी से वो तटस्थ है, कोई कंट्री और ही बदलती रहती है। अब इच्छा आदमी की हमेशा एक थोड़ी रहने वाली है, इच्छा ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड है परंपरागत और व्यवहार से तटस्थता। तो ये किस टाइप की होने वाली है इसको जान लेते हैं। तो यदि कोई राज्य युद्ध छिड़ने से पूर्व, युद्ध छिड़ा उससे पहले उसने क्या कर लिया था, संधि कर ली थी, कोई संधि का हिस्सा जो है वो बन जाता है जिसमें यह शर्त हो कि युद्ध की स्थिति में वो तटस्थ रहेगा, तो उसे परंपरागत तटस्थता कहा जाता है। युद्ध से पहले उसने संधि कर ली थी और उसमें उसने उस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे जिसमें ये लिखा था कि वो तटस्थ रहेगा, आने वाली कोई युद्ध के समय जो है वो क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। ऐसी शर्त उसने मान ली थी तो वो बाध्य हो जाता है उसको मानने के लिए। तो इसमें कहा है अंतर, स्वेच्छा प्रेरित में राज्य अपनी मर्जी से फैसला लेता है, लेकिन परंपरागत में वो संधि की शर्तों से बंधा होता है। भले उसकी मर्जी हो या ना हो लेकिन उसको तो निभाना पड़ेगा शर्तों को। तो समझ गए हो गया परंपरागत क्या है, तटस्थता थर्ड टाइप ऑफ, कि जिसमें वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी संधि की शर्तों से बंधा हुआ है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट जो है वो है सशस्त्र तटस्थता, यानी कि जिसमें अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे भाई। तो ऐसी तटस्थता क्या है, जब कोई तटस्थ राज्य अपनी तटस्थता की रक्षा के लिए सैन्य तैयारी रखता है, मीन्स वो तैयारी पूरी तरीके से, अपनी सेना सुना बना कर रखी है उसने अपनी तटस्थता की रक्षा करने के लिए कि कहीं कोई कंट्री आकर हमारी तटस्थता को भंग ना कर दे। यदि कोई युद्धरत पक्ष उसके अधिकार क्षेत्र या सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो वह सैन्य कार्यवाही करता है। मान लो सी कंट्री, मैंने बोला था बिल्कुल तटस्थ रही हुई है, ए और बी कर रहे हैं युद्ध, और इसमें से कोई भी कंट्री क्या करती है, सी के अधिकार क्षेत्र में घुस रही है भाई, इसके क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है या इसके क्षेत्र का उपयोग कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो सी है वो अपनी तटस्थता की रक्षा करने के लिए क्या कर सकता है, सैन्य कार्यवाही कर सकता है, उसको कहते हैं सशस्त्र तटस्थता। तो उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय बेल्जियम किस किसने अपनाई थी वो देख लेते हैं हम, कि एग्जाम्पल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय बेल्जियम ने, हॉलैंड ने और स्विट्जरलैंड ने सशस्त्र तटस्थता को अपनाया था। वे अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए सदैव तैयार रखते थे ताकि अपनी संप्रभुसत्ता का उल्लंघन ना हो। सिंपल। तो ये तीन आपको कंट्रीज याद रख लेनी है। तो सशस्त्र तटस्थता आपको पता चल गई होगी कि जिसमें जो है वो अपनी सेना को हमेशा तैयार रखते हैं अपनी तटस्थता की रक्षा करने के लिए, कंट्रीज जो अपनी सेनाओं को तैयार रखती है। तो अब हम करते हैं फिफ्थ टाइप जो है संपूर्ण अथवा पूर्ण तटस्थता, यानी कि पूरी तटस्थता। यह उस स्थिति को कहते हैं जहां एक राज्य किसी भी युद्धरत पक्ष को किसी भी प्रकार की सहायता, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, वो प्रदान नहीं करने वाला है। विशेषता है कि राज्य दोनों पक्षों के प्रति पूरी तरह सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार रखता है। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, पूरी तरीके से तटस्थ रहने वाला है, ना तो वो ए की मदद करेगा ना वो बी की मदद करेगा। ये हमारी बस पूर्ण तटस्थ है जो हम बात कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से कोई कंट्री अगर तटस्थ है वो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। तो अब हम करते हैं सप्रतिबंध तटस्थता, जो बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है जो हमने पहले वाली पढ़ी थी। तो इसमें क्या है कि सप्रतिबंध तटस्थता वह स्थिति है जहां एक राज्य आमतौर पर तो तटस्थ रहता है लेकिन युद्ध से पहले की गई कोई संधि की शर्तों के कारण वह किसी एक पक्ष को कुछ विशेष सुविधाएं और सहायता, जैसे कि रसद होगी, ऋण हो गया, मार्ग हो गया, प्रदान करता है। तो वो तटस्थ है, बोलता है किसी कंट्री की मैं तो तटस्थ हूँ, लेकिन वो चुपके से क्या कर रहा है, ए को या बी को जिसके साथ उसने पहले संधि करी हुई थी उसको वो मदद दे रहा है। हो सकता है ऋण दे रहा है, रसद दे रहा है, मार्ग दे रहा है, कुछ भी दे सकता है, पर वो चुपके से उसकी मदद कर रहा है। तो महत्व इसे जो है सीमित तटस्थता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें निष्पक्षता पर कुछ प्रतिबंध या शर्तें लागू होती है। तो अब करने वाले हम सेवंथ टाइप के बारे में जो है सामान्य और आंशिक तटस्थता। तो सामान्य तटस्थता क्या होती है,
जब पूरे देश की सरकार यानी कि संपूर्ण कंट्री यानी कंट्री का पूरा भाग, पूर्ण क्षेत्र जो है युद्ध के प्रति तटस्थ रहा जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? सामान्य तटस्थता। दूसरा है आंशिक तटस्थता, जिसमें क्या होता है कि इतना बड़ा ये इतनी बड़ी कंट्री है लेकिन इसमें से कोई एक पार्ट, कोई एक क्षेत्र को हम तटस्थ रख रहे हैं और बाकी तो युद्ध में शामिल है। ठीक है, जब किसी देश का केवल एक विशिष्ट भूभाग जैसे कोई नहर है, कोई द्वीप है, तटस्थ घोषित किया जाता है जबकि शेष देश युद्ध में शामिल होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? आंशिक तटस्थता। और अब आगे करते हैं हम हितकारी तटस्थता। आखिर ये हितकारी तटस्थता क्या है? तो यह वह स्थिति है जब कोई राज्य युद्ध में सीधे सेना तो नहीं भेजता, वो सेना नहीं भेज रहा युद्ध में, लेकिन अपने कार्यों या कूटनीति से किसी एक विशेष पक्ष के प्रति सहानुभूति रखता है कि नहीं ये कंट्री सही है और उसको वो लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। वही जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एक प्रकार। तो यहाँ पर है कानूनी स्थिति, इसकी क्या है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे सही नहीं माना जाता है क्योंकि यह तटस्थता के मूल सिद्धांत निष्पक्षता को चोट पहुंचाते हैं। निष्पक्षता क्या होता है? कि निष्पक्षता होता है हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। ठीक है, ये किसी का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन अगर चुपके से ए को मदद दे रहे हो या बी को दे रहे हो तो मतलब आप किसी का पक्ष ले रहे हो ना। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता कहाँ रहेगी भाई? तो निष्पक्षता का तो आपने उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति को जो है वो तटस्थता नहीं मान सकते ना पूरी तरीके से। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है हमारे पास अलामा क्लैम्स ऑर्बिट्रेशन सन 1872। तो यह मामला जो है परंपरागत तटस्थता के कर्तव्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन ने अमेरिका के गृह युद्ध में, अमेरिका में चला था गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है कि कंट्री के भीतर युद्ध छिड़ पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे में तटस्थ रहने का दावा किया था ब्रिटेन ने, चलो ठीक है, लेकिन दक्षिणी राज्यों को जहाज़ बनाने में मदद दी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन को तटस्थता के नियमों को उल्लंघन करने का दोषी पाया और 1.55 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया। ऐसी स्थिति में कि भाई ऐसी क्या तटस्थता? अगर आप बोल रहे हो कि मैं तटस्थ हूँ, सी कंट्री यानी ब्रिटेन बोल रहा है कि मैं तटस्थ हूँ, लेकिन फिर भी आप मदद दे रहे हो, वो तटस्थता थोड़ी है। तो ऐसी स्थिति में लगाते हैं उस पर जुर्माना। एग्जाम्पल दे रही है यहाँ पर। दूसरी है तटस्थता और तटस्थीकरण में क्या अंतर होता है? तो तटस्थता एक युद्धकालीन स्थिति होती है, यानी कि वो हमेशा युद्ध के समय आपको देखने को मिलेंगी, जबकि तटस्थीकरण जिसे स्विट्ज़रलैंड अथवा ऑस्ट्रिया का एक स्थायी कानूनी दर्जा है जो शांति काल में भी बना रहता है। जैसे कि तटस्थीकरण है जो हमेशा के लिए मान लिया, जैसे स्विट्ज़रलैंड ने मान लिया है कि हमेशा के लिए वो तटस्थीकरण को अपना लिया है उसने, वो है तटस्थीकरण। लेकिन तटस्थता का मतलब है जो कि युद्ध के समय ही आता है, यानी कि दो कंट्री के बीच युद्ध चला है, ऐसी स्थिति में कोई सी कंट्री बोलती है कि नहीं तटस्थ रहना है, किसी में किसी की भी मदद नहीं करनी है, ये मेरे लिए खुद भी घातक हो सकता है, मुझे तो दोनों से लाभ उठाना है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को तटस्थ रखता है और ऐसी स्थिति सिर्फ युद्ध के समय में ही आती है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रभाव, यानी कि चार्टर क्या होता है? उसका संविधान। तो चार्टर के अनुच्छेद 2 के 5 और अनुच्छेद 25 के अनुसार यदि सुरक्षा परिषद किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्यवाही का आदेश देती है, कि सुरक्षा परिषद आपको पता है कितनी पावरफुल है, वो सैन्य कार्रवाई कर सकती है, आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं भाई किसी पर भी। ठीक है, तो अगर वो क्या कर रही है सुरक्षा परिषद यूएनओ की किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश देती है कि भाई सैन्य कार्रवाई की जाए कंट्री पर, इसने सही नहीं किया है, तो सदस्य राज्यों के लिए संपूर्ण तटस्थता बनाए रखना कानूनी रूप से कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें यूएनओ की सहायता करनी पड़ती है। तो यूएनओ 1945 में गठित है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जितने भी सदस्य देश है कुल मिलाकर, तो उनको मानना पड़ता है भाई, जिन्होंने भी यूएनओ की सदस्यता, वैसे मैक्सिमम सभी कंट्रीज में शामिल है। तो मतलब कि अगर ये सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ की एक एजेंसी है, तो अगर वो कह देती है कि हमें सैन्य कार्यवाही करनी है, तो ऐसी स्थिति में सबको मिलकर जो है उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है। कोई भी कंट्री हो जिसने जो है उल्लंघन किया है, मान लो वो डी कंट्री है, ठीक है, तो भाई सबको करना पड़ेगा उसके खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में तटस्थ रहना चाहे कोई अपनी मर्जी से कि नहीं मुझे युद्ध वगैरह ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको सुरक्षा परिषद जो है वो क्या कह रही है, सैन्य कार्रवाई करने के लिए कह रही है इसके खिलाफ, तो वो तटस्थ नहीं रह पाता है। ऐसी स्थिति में उसकी तटस्थता भंग हो जाती है। संपूर्ण तटस्थता जो है वो बनाए रखना कानूनी रूप से कठिन हो जाता है ऐसी स्थिति में। फिर देखते हैं हम तटस्थता की विशेषताएं, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में कि आखिरकार क्या है इसकी इसकी करैक्टरिस्टिक्स।
तो फिर बने रहिए आप मेरे साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।